नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी जीपीएससी। आज हम देखेंगे हमारे जो 600 टॉपिक सीरीज चल रही है उसमें टॉपिक नंबर 41 टू 50 तक। अभी तक हम 40 टॉपिक देख चुके हैं। ये सारी सीरीज जो है कम्प्लीटली फ्री है। इसकी सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं और इसका टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है। और अगर आप पेड टेस्ट सीरीज चाहते हो तो उसके लिए भी हमारी तरफ से टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। पहला टेस्ट उसको 8 तारीख को होने जा रहा है। विद पर्सनल मेंटरशिप आप उसको अवेल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, तो हमारे सामने ये टॉपिक है चोला का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। काफी फेमस हुआ करते थे। उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि चोला के टाइम भी डेमोक्रेटिक नेचर की ऐसे लोकल बॉडी हुआ करती थी जिसमें इलेक्शन होते थे, डिस्क्वालिफिकेशंस थी, रिपीटेशन पे भी कोई टेन्योर के ऊपर भी लिमिटेशंस आती हैं। फिर विजयनगर का जो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें नयनकार और अय्यर, इसमें नायक सिस्टम जो था कि मिलिट्री गवर्नर्स बनाए जाते थे वो सारे। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स, एग्रेन रिफॉर्म, इक्ता सिस्टम, इल्तुतमिश का। मराठा के टाइम पे चौथ, सरदेशमुखी, अष्टप्रधान डिक्लाइन क्यों हुए। ये सारे टॉपिक थोड़े से ऑफ द रोड टॉपिक्स हैं जो आपके डायरेक्टली जीपीएससी में नहीं आते, लेकिन जो आपका सिलेबस है वहां पर मेंशन कर रखा है दैट एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन में विजयनगर, चोला, दिल्ली, मराठा ये सारे आते हैं। तो कभी ना कभी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें उस हिसाब तैयार रहना चाहिए। फिर आता है कॉलोनियल लेवल की परमानेंट सेटलमेंट, रोयतवारी, महलवारी, 3 हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे। फिर ब्रिटिश की पॉलिसीज, ड्रेन ऑफ वेल्थ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर आपके जो संविधान में बदलाव हुए, अलग अलग एक्ट 1858, 909 का मोरले मिंटो, फिर आपका मोन्टेगु ट्रांसपोर्ट, 1935 का एक्ट। इसमें बंगाल रेनेसा, 19th सेंचुरी, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज। फिर हमारे 3 हमारी यूनिवर्सिटी आती है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। वल्लभी के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि वल्लभी गुजरात में ही है। तो मैत्रक्स डायनेस्टी के टाइम पर ये फेमस हुआ करती थी। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला भी अपने आप में ग्रैंड लेवल पर रही है। नालंदा और विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। और सुश्रुत और चरक के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ पहले भी। सुश्रुत इज द गॉड ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी। चरक इज फेमस फॉर द चरक संहिता, मेडिसन, आयुर्वेद, इनके बारे में। तो हमें बस कीवर्ड्स इन टॉपिक्स में आप हम गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़े से साइड टॉपिक्स हैं। डायरेक्टली जीपीएससी इसके ऊपर फोकस नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है डेफिनेटली। देखते हैं तो चोला की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्यों मैटर करता है। बिकॉज हमें इतने पुराने टाइम में इतनी डेमोक्रेटिक नेचर की जो बॉडीज हैं ये और कहीं नहीं मिलती। तो हम देखोगे इंडिया का मोस्ट आर्टिकल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, रिमार्केबल फॉर हाईली ऑर्गेनाइज विलेज सेल्फ गवर्नमेंट। उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन, प्रंतका वन। जो प्रंतका वन है ये चोला राजा हुआ करता था। 1907 से लेके 1955 तक इसका एडमिशन चला है। प्रंतका वन वॉज वेरी वेरी फेमस और प्रंतका ने मदुरई को भी जीत लिया था और मदुरई कोंडा टाइटल भी लिया था। ये वही प्रंतका वन है। तो इनके टाइम पर ही चल रहा था। आज हमारे पास 73rd अमेंडमेंट है और हम उसको चीजों को मतलब संविधान दर्जे दे रखा है, तो उस टाइम से हम लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर किंग होता था सेंट्रल अथॉरिटी, और किंग जो था वो सेंट्रल लेवल पर देखता था, लेकिन गांव में ऐसे इंडिपेंडेंसी मिलती थी। एम्पायर को डिवाइड कर रखा होता था मंडलम्स में, फिर उसके बाद अलग अलग हैं वला, नडू, नडू, विलेज, ऐसे करके। और जो गांव, ये जो छोटे मंडल हैं ये किंग को ही रिपोर्ट करते थे। अब हम गांव में आते हैं। गांव में आपके पास उर, सभा, नगरम ये हुआ करते थे। जो उर है ये असेंबली हुआ करती थी नॉन ब्रह्मदेव विलेज की, एंड ओपन टू ऑल टैक्स पेइंग लैंड होल्डर्स, इस हिसाब से। तो सभा, महासभा ये ब्रह्मदेया जो ग्रुप थे ब्राह्मण वाली, उनका ग्रुप हुआ करता था। नगरम जो है ये मर्चेंट ट्रेडर्स का होता है। तीनों वर्ड आपके उसमें आना चाहिए। अब जो उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका जो सिस्टम है कूड़ा वोलाई सिस्टम, इसमें क्या होता था, एक एक पत्ते के ऊपर लिख के नाम और डाल देते थे बाउल में, और एक बच्चा निकाल लेता था, वही लीडर बन जाता था। तो इसमें ये पाम लीफ टिकट होती थी और उसमें एक बच्चा सेलेक्ट कर लेता था, कैंडिडेट चुन जाता था। अब उसी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन हुआ करती थी। तो आप देखो इसमें ये सारा जो पॉइंट है इसमें देखो क्या क्या होता था कि टैक्स पेइंग लैंड हो, हाउस होना चाहिए, किसी एक वेदा की नॉलेज होनी चाहिए, 35 से 70 की एज हो। डिस्क्वालिफिकेशंस थी कि भाई उसका अकाउंट सबमिट ना किया हो, क्लोज रिलेटिव अगर मान लो उसके डिफॉल्टर हैं, या इमीडिएट रिइलेक्शन भी नहीं हो सकता था। कई सारी प्रॉब्लम थी। तो अगर हम देखेंगे तो ये मैंने अलग से डाला है, ये आपके 6 पॉइंट ये और ये 7 पॉइंट, ये 6 और 7 पॉइंट आपके डायरेक्टली आंसर में आने चाहिए। डेमोक्रेटिक नेचर कैसे पता लगेगा, ओपन टू ऑल, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑल, फिक्स टेन्योर, रेस्ट्रिक्शन, नंबर ऑफ टेन्योर। जैसे आज अमेरिका में होता है कि कोई भी प्रेसिडेंट है
वो 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता लगातार, या कभी भी नहीं बन सकता 2 बार के बाद। तो ऐसी क्वालिफिकेशन यहाँ भी हुआ करती थी। लोकल बॉडी सेस लगा सकती थी, डिसीजन जो थे मेजोरिटी वोट से होते थे, लोकल बॉडी में हाई ऑटोनॉमी होती थी। लेकिन लिमिटेशन क्या है, क्वालिफिकेशन आपने प्रॉपर्टी के लगा दी तो पुअर हट गया, वेदा की नॉलेज है तो ब्राह्मण्स को बेनिफिट हो गया। नो प्रोविजन ऑफ कोरम फॉर मीटिंग, कितने लोग मिलके फैसला लेंगे, अगर मान लो कि मेजोरिटी से वोट हो रहा है लेकिन 50 में से अगर मान लो 10 ही लोग आए या 5 ही लोग आए तो भी फैसला हो सकता था। रिलेटिव ऑफ क्रिमिनल्स वर डिबार्ड, तो उनकी क्या मिस्टेक है, लॉटरी सिस्टम से क्या हुआ कि जो मोस्ट अनपॉपुलर कैंडिडेट है वो भी इलेक्ट हो सकता है लॉटरी में। तो एक अधिकारी नाम से एक ऑफिसर होता है जो कि विलेज लेवल फंक्शन करता था, इसको डायरेक्टली किंग अपॉइंट करता है, इसका मतलब ये ऑटोनोमस नहीं है, किंग उस पर नजर रखता है। और ऐसी ऑटोनोमस बॉडी अक्सर इनफर्टाइल एरिया में ही मिलती थी। तो ये समझो कि राजा इससे बचने के लिए, अपने रेस्पॉन्स बचने के लिए ऐसी चीजें निकाल रहा है। सम जुडिशियल फंक्शन वर रिव्यूड बाय द किंग, लोकल बॉडी कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकती थी, तो उनकी ऑटोनॉमी कंप्रोमाइज हो रही है। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है, उर सभा नगरम कुडोवलई नाडु, और ये हम आज देख सकते हैं गुजरात में लिंक करें जो सोलंकी चालुक्य के साथ, और रानी की वाव वहां दिखता है कि हमें पैटर्नेज दिए, तो इस प्रकार की हमें लिंक कुछ बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन कैसा आया हुआ है यहाँ से, ब्रीफली डिस्क्राइब द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जीपीएससी का ही क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली वो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन उत्तर में इंस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेंगी। 2023 में क्या आता है, द चोला रूलर्स वर माइटी कॉन्करर्स एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिल्डर ऑफ द फाइन टेंपल्स। तो यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ये आएगा। कॉन्करर में आपको लिखना पड़ेगा कि भाई श्रीलंका पे कब्जा कर लिया था, महिंदा 5 को मार दिया था, आसपास चोलाचेरा पांड्यास को हरा के उन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम शहर बसाया था, उधर साउथ ईस्ट एशिया में जो श्री विजय किंगडम थी वहां भी कब्जा कर लिया था। टेम्पल्स में आपको बताना पड़ेगा कि बृहदेश्वरा टेम्पल है, इसको हम राजा राजेश्वरा बोलते हैं, फिर गंगईकोंड चोलपुरम है, वो सारे टेम्पल आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। ठीक है, राजा राजा फर्स्ट, राजेंद्र फर्स्ट, पंतका वन, उत्तर मेरो इंस्क्रिप्शन, लोकल सेल्फ बॉडी, डिसेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे कीवर्ड इसके बनेंगे। फिर हम आते हैं विजयनगर में। अब विजयनगर में सिस्टम क्या होता था कि जो राजा होता था वो सेंट्रल पावर होता था, और उसके पास जितनी भी पावर थी वो सारी विरूपक्षा के नाम पे चलाता था, नीचे उनके भी फ्यूडिटरी हुआ करते थे। तो विजयनगर आप देखोगे 1336 से लेके 1646 तक चला है। बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद ये हार गए, यहाँ पे आपका राम राय करके जो लीडर था वो हार जाता है। अब इनके नीचे काम करते थे ये विजयनगर के नायक सिस्टम, इसकी आप डायनेस्टी लिख सकते हो, संगम, सलुवा, तुलवा, अरविडू। जब तक तुलवा बैठे थे कृष्णदेव राय तब तक सब बढ़िया था, उसके बाद ये खत्म हो गए थे। देखो किंग है, उसके पास काउंसिल है, काउंसिल तो किंग के पास सिविल मिलिट्री जुडिशियल सारे फंक्शन है, काउंसिल उसको एडवाइस कर रहा है, कैपिटल इनकी हम्पी है। हालांकि कैपिटल बाद में पेनुकोंडा चली गई उसके बाद, और चंद्रगिरी शिफ्ट हो गई थी, बट हम्पी वाज द मेन कैपिटल, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर है। प्रोविंस को इन्होंने एम्पायर को अलग अलग प्रोविंस में बांट रखा था, जिसको राज्य या मंडलम बोलते थे, उनमें गवर्नर होते थे, और वो गवर्नर मोस्टली जो राजा का रिलेटिव हो गया, रॉयल ब्लड हो गया, वही होता था। रेवेन्यू का आप देखोगे, लैंड रेवेन्यू वाज द चीफ सोर्स, ऑलमोस्ट 1/6 लेते थे। और इसके अलावा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसको क्या बोल रहे हैं, अथावने या अथावन भी बोलते हैं। इवन प्रोस्टिट्यूशन पर भी टैक्स लगता था, प्रोफेशनल टैक्स, इंडस्ट्रियल टैक्स, टैक्स बहुत अच्छे से यहाँ बताया रखा है। जो नयनकारा सिस्टम है इसमें जो राजा एक किसी को टेरिटरी दे देता था इसको बोलते थे अमारम। तो अमारम जो लैंड होती थी वो किसी नायक को दे देते थे, फिर बदले में वो सिविल और मिलिट्री आपको सर्विस देता था। ऐसा ही आपका अयागार सिस्टम था, ये ऑर्गेनाइज विलेज लेवल पर था, आपको विलेज लेवल पर ही सर्विसेज देते थे। अब सिग्निफिकेंस क्या है, मिलिट्री एफिशिएंसी आपको दिखा दी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी दिखा दी, और बाद में कोलैप्स हो गया। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा, इसको आप एकता सिस्टम से कंपेयर कर सकते हो या जागीर से कर सकते हो। तो डायरेक्टली यहाँ कुछ नहीं बनेगा, बट आपको थोड़ा बहुत फॉरेन ट्रेवलर जो आते हैं उससे आप थोड़ा बहुत लिंक करने की कोशिश करें। हर हर क्वेश्चन में आप गुजरात से लिंक नहीं कर सकते, लेकिन ट्राई टू एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, चलो, कृष्णदेव राय के बारे में जरूर लिखना इसमें, क्योंकि उनका मेन रोल रहता है। उन्होंने टाइटल लिया था अभिनव भोजा, उनके दरबार में अष्टदिग्गज होते हैं, और इन्होंने कृष्णदेव राय ने अमुक्त मलियाड़ा, मदलास, जम्बावती कल्याणम ये सब लिखे हैं। सुपर डुपर इंपोर्टेंट में आते हैं, यहां से क्वेश्चन आया है, assess the cultural and the artistic achievement of Vijayanagar Empire. Krishnadeva Raya, the king of Vijayanagar, was not only an accomplished scholar himself, but was also a great patron of learning and literature. तो इसमें आपको ये जो पॉइंट है ना, ये वाले अष्टदिग्गज,
जम्बवती कल्याणम। अष्टदिग्गज में आप उसके नाम भी लिखो, 8 में से आपको 3 नाम लिखने पड़ेंगे, जैसे तेलानी रामा आता है, ठीक है, फिर आपका तिमन्ना आता है, फिर एक आपका अल्लाह सनी पेडाना आता है। वो 3 नाम आपके यहाँ पे आने चाहिए, आपने प्रीलिम्स में पढ़े होंगे, बट वो यहाँ भी उत्तर में दिखने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, एग्जामाइन द नायकर सिस्टम एंड रोल इन द विजयनगर राइज एंड फॉल, सिंपल। फिर आते हैं हम दिल्ली सल्तनत में। अब दिल्ली सल्तनत में जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, इसके मार्केट रिफॉर्म बहुत फेमस है, और जो इक्ता सिस्टम है ये इल्तुतमिश का बहुत फेमस है। तो आप लिखोगे अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक रहा था। और इसने, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि स्टैंडिंग आर्मी बिल्ड करी थी। स्टैंडिंग आर्मी बिल्ड करने का कारण था बिकॉज मंगोल को रोकना था। मंगोल को रोकने की स्टैंडिंग आर्मी बिल्ड की। स्टैंडिंग आर्मी बिल्ड करने के लिए आपको टैक्स बहुत हाई करना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम टैक्स 50% तक चला गया था, और हार्स टैक्स होने की वजह से उसको मार्केट रिफॉर्म लाने पड़े थे। तो उसने मार्केट रिफॉर्म लाया, प्राइस को स्टेबलाइज किया, दाग एंड चेहरा सिस्टम लेके आया, यूनिट लेके आया बिस्वा, और अपने आप को क्या बोलता है, सिकंदर सानी। तो उसके अलाउद्दीन खिलजी के जो रिफॉर्म्स हैं, जियाउद्दीन बरानी ने कहा था दे आर द वंडर ऑफ द एज। तो वो आपको लिखना पड़ेगा। चलो, अब इक्ता सिस्टम आता है। इक्ता में क्या होता है कि आपको पीस ऑफ लैंड दे दिया, और उस पीस ऑफ लैंड के बदले आपको सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा। ये सिस्टम लेके आया था इल्तुतमिश। ठीक है, यहाँ लिख भी रखा होगा इल्तुतमिश। बट इल्तुतमिश के टाइम पर क्या होता था कि स्मॉल और लार्ज इक्तेदार होते थे। स्मॉल जो गांव में होते थे, इसको खुद मुकद्दम बोलते थे, लार्ज बड़े बड़े गवर्नर होते थे। अलाउद्दीन खिलजी स्मॉल इक्तेदार को खत्म कर देता है, और आगे जाके फिरोज शाह तुगलक इन्हीं इक्तेदार को हेरिडिटरी बना देगा। वो सारा स्टोरी आपको प्रीलिम्स में से आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, कंट्रोल रखता था, दूर दराज के एरिया में सुल्तान कंट्रोल रख सकता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो मुक्ति का एक्सेस है उसको रोका, अकाउंट को स्ट्रिक्टली देखा, और दीवाने अर्ज में जो पैसा जा रहा है उसको भरने के लिए टैक्स लगाए। एग्रेरियन रिफॉर्म में आप देखोगे अलाउद्दीन खिलजी ने एक यूनिट बनाई, बिस्वा। बिस्वा का मतलब होता है 20वां, मतलब 20th हिस्सा, एक भी गागा 20वां हिस्सा। तो बिस्वा यूनिट बनाई थी, डायरेक्टली डील करता था। खैराज लैंड टैक्स हो गया, चराई, घरी, ये सारे टैक्स लेता था। और जो खुद मुकद्दम चौधरी जो गांव में होते थे उनको वीक कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के हैं। दीवाने मुस्त खैराज, डिपार्टमेंट ऑफ एरियर, ठीक है, ये एरियर डिपार्टमेंट रेवेन्यू की जैसा ही है। मुस्त खैराज एरियर होता था, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। अब इन मार्केट रिफॉर्म से क्या हुआ कि एक स्टेबिलिटी आई, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो लंबे समय तक रूल कर पाया। बट लेटर टाइम्स में उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू ज़्यादा लड़ाई वड़ाई में फंस जाता है। तो चीप स्टेबल प्राइस की वजह से ये लंबा कंट्रोल कर पाया। असेसमेंट आप देखोगे तो इफेक्टिव था, बट इसकी कुछ लिमिट्स थी कि ये लार्जली दिल्ली तक रहा बिकॉज ही वॉज वेरी क्रूअल, इस वजह से। तो अलाउद्दीन खिलजी का आप देखोगे इक्ता सिस्टम में रिफॉर्म किया, कैश पेमेंट किया, खैराज हाफ हाफ प्राइस में, सरे अदल, दाग एंड चेहरा, दीवाने मुस्त खैराज, ये सारे अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, गुजरात से आप देखोगे तो गुजरात में अलाउद्दीन खिलजी की फोर्सेज ने 1299 में अटैक भी किया था पाटन की तरफ। ठीक है, पहले इन्होंने 1297 में अटैक किया था, फिर उसके बाद इन्होंने जीत लिया। उलूग खान, नुसरत खान को गुजरात कैंपेन के लिए भेजा। जफर खान ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी थी, बट ये बहुत दूर का, अहमदाबाद फाउंड किया था अहमद शाह, बट ये बाद का है। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसा बना है, एग्जामाइन द मार्केट एंड एग्रेरियन रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड द वर्किंग ऑफ द इक्ता सिस्टम अंडर द दिल्ली सल्तनत। इस प्रकार का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। आप आराम से इसमें इक्ता सिस्टम लिखो, इसमें मार्केट रिफॉर्म लिखो, इसमें दाग एंड चेहरा लिखो, मुस्तखराज लिखो, बिस्वा लिखो, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उसका टाइटल लिखो, सिकंदर सानी, दैट्स इट। ठीक है, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, मराठा में बहुत सिंपल है। शिवाजी के द्वारा एक 8 मिनिस्टर काउंसिल बनाई गई, जिसको बोलते थे अष्टप्रधान। अष्टप्रधान से क्या होता है कि अलग अलग 8 मिनिस्टर हैं, अलग डिपार्टमेंट को देखेंगे। उन 8 के नाम आप याद रख पाओ तो सबसे बढ़िया है भाई, जैसे सरे नौबत, सुमंत, न्यायाधीश, पंडित राव, पेशवा, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, ये 8 आपको नाम याद रहेंगे तो बहुत बढ़िया है। ये प्रीलिम्स में भी हमने पढ़े होंगे। शिवाजी ने टैक्स लगाए थे चौथ और सरदेशमुखी। चौथ होता था चौथा हिस्सा, सरदेशमुखी होता था 10% एडिशनल टैक्स। लेकिन बाद में डिक्लाइन क्यों हो गई, मराठा का सबसे बड़ा जो कारण डिक्लाइन होने का वो था बैटल ऑफ पानीपत 1761, 14 जैन, मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। मराठा से हार गए, मोर देन 50,000 इनके जो कमांडर्स थे, सोल्जर्स थे, वो मारे गए। उसके बाद मराठा डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए, इनकी कॉन्फिडेंसी लूज हो गई। इनके गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, भोसले, ये सारे आपस में लड़ते रहे, तो ये यूनिटी नहीं बना पाए, सेंट्रलाइज फ्रंट। लीडरशिप वीक हो गई। स्टार्टिंग में जब तक ये बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव थे तब तक ठीक था, बट लेटर टाइम्स में
जब नाना साहेब सेकंड आएंगे तो लीडरशिप वीक हो जाएगी, तो वो भी एक कारण था। और ब्रिटिश सुपीरियर फाइनेंस, डिप्लोमेसी, आर्म्स सब कुछ था उनके पास। तीन तीन बैटल हुई थी मराठा और अंग्रेजों के बीच में। लास्ट बैटल होती है 1818 में, उसके बाद ये हट जाते हैं। तो इनकी स्ट्रेंथ क्या थी? एफिशिएंट, लो कॉस्ट, रॉयत वेस्ट रेवेन्यू, मोबाइल लाइट कैवलरी। बट वीकनेस क्या थी? चौथ ड्रिवन एक्सपेंस। ठीक है, ये लॉयल नहीं मिला, कॉन्कर इन्होंने लूटते रहे आसपास, तो इनके जाने के बाद वो चीजें लूज होती चली गई। ये इनके थे। तो यहाँ कीवर्ड कौन से हो गए? चौथ, सरदेशमुखी, काठी सिस्टम, मोक सरंजम। ये मोक सरंजम प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मिलिट्री असाइनमेंट्स होती हैं या मिलिट्री ग्रांट होती हैं। सरंजम, मॉक्स और सरंजम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिख सकते हो आप। ठीक है, तो गुजरात में बड़ौदा है, आज का जो वडोदरा है वहां गायकवाड़ रहते थे, वेरी वेरी फेमस, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन कैसा बन सकता है? एनालाइज द मराठा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विद रेफरेंस टू द अष्टप्रधान काउंसिल इन द फिजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ 14 की। अष्टप्रधान लिखते ही आपको 8 की 8 याद आनी चाहिए। आपको रिवाइज करा देता हूं। एक हो गया पेशवा, जो कि प्राइम मिनिस्टर बन गया था। एक हो गया फिर आपका मंत्री या वकियानवीश, सेनापति या सरेनोबत, सचिव, सुमंत या दाबीर, पंडित राव। ठीक है, और न्यायाधीश, ऐसे करके एक और बच गया। ये 8 के 8 आप रिवाइज कर लेना अपने नोट्स में और यहाँ लिख देना। चौथा हिस्सा होता था सरदेशमुखी ये 10% होता था एडिशनल टैक्स। ये आपके आंसर में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब देखो इसके टाइम पर है ना 3 सिस्टम आते हैं, जमींदारी, महलवारी, रैयतवारी। ये आप आराम से रिवाइज कर पाओ, इसलिए मैंने क्या किया, यहीं पे एक डायग्राम डाल दिया है। तो क्या नाम था, कौन लेके आया, कहाँ कहाँ फैलाया था और कितने एरिया में फैला था? तो रैयतवारी थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड, तो रीड एंड मुनरो। तो रीड एंड मुनरो ने फैलाया था यहाँ पे, ये इधर मद्रास में, और एल्फिंस्टोन ने फैलाया था बॉम्बे में। तो रैयतवारी मद्रास और बॉम्बे दोनों जगह फैला। महलवारी आपका होल्ट मैकेंजी, मर्टिन बर्ड्स। जमींदारी आपका लॉर्ड कॉर्नवेलिस, सपोर्ट किया था जॉन शोर ने। एरिया मेन मेन कहाँ है? रैयतवारी फैला था मद्रास बॉम्बे में, थोड़ा बहुत असम, ईस्ट बंगाल, कुर्ग में। महलवारी यूपी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, पार्ट ऑफ पंजाब, और जमींदारी इधर बंगाल की तरफ। ये परसेंटेज भी ध्यान याद रखना, सबसे ज्यादा रैयतवारी, फिर महलवारी, फिर जमींदारी। इसका ट्रिक बनता है रमजान, रमजान ऐसा करके। ठीक है, अगर गुजरात से लिंक करना हो तो भाई रैयतवारी सेटलमेंट, बॉम्बे प्रेसिडेंसी गुजरात में, गुजरात बॉम्बे का ही पार्ट था। और खेड़ा सत्याग्रह आप देखो लेटर टाइम्स में, खेड़ा, बारदोली, ये सारे लैंड रेवेन्यू की वजह से ही ये चीजें उठे हैं। बिकॉज खेड़ा में इशू क्या था कि लैंड टैक्स बढ़ा दिया था, बारदोली में इशू क्या था, लैंड टैक्स बढ़ा दिया था। तो वही सब इशू हैं। तो यहां से आपको लिखना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या हुआ कि कॉमर्शलाइजेशन कर दिया हर चीज का, लैंड का। पीजेंट में डिस्ट्रेस आ गया, पॉलिटिकल फॉल आउट हो गया, डेक्कन राइट्स हो गए। तो ये सारे कीवर्ड तो आपके साइड बिजनेस हैं। 2020 में देखते कैसा क्वेश्चन आया है। कंपेयर द फीचर ऑफ द रेतवारी एंड महलवारी सिस्टम एंड एक्सप्लेन हाउ दीज टू सिस्टम्स आर डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो आपको इन दोनों कंपेयर करने के लिए बोला है, तो आप ऐसा कंपेयर कर दो डायरेक्टली। और भाई रैयतवारी में डायरेक्टली रैयत से पैसा लेते थे, महलवारी में महल से, मतलब गांव से, ग्रुप ऑफ विलेज। और जमींदारी में जमींदार से लेते थे, जमींदार ओनर होता था। तो इसमें मेंस के हिसाब से कुछ नया नहीं बनेगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है ये दादा भाई नौरोजी ने दी थी, वेरी वेरी फेमस। उन्होंने ये बताया था कि भारत का जो पैसा है वो सारा बाहर जा रहा है थ्रू मल्टीपल सोर्सेज। रॉ मेटेरियल यहाँ से बॉम्बे जाते हैं, वहां से सॉरी लंदन जाते हैं, लंदन से फिनिश गुड आते हैं, वो बिकते हैं, फिर पैसा वापस आता है। जो लंदन में जो ऑफिसर काम कर रहे हैं होम चार्जेस के नाम से, सारा पैसा यहाँ से जाता है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें दादा भाई नौरोजी ने इन सबको एक्सपोज कर दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही आरसी दत्त थे, उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया था, इसके अंदर इन्होंने सारा बताया था कि इकोनॉमिक एंगल से कैसे हम गरीब होते जा रहे हैं। तो ये सारा आपको बताना पड़ेगा। डी इंडस्ट्रियलाइज मतलब क्या होगी? डी मतलब नेगेटिव, इंडस्ट्री मतलब हमारे इंडस्ट्री को बंद किया। कैसे बंद किया? यहाँ जो इंडस्ट्रीज थी उनसे माल लेना बंद कर दिया, और हमारा माल जो बाहर जाता था वहां लगा दिया 100% ड्यूटी। अगर 100 का सामान जाता तो 200 में बिकता, तो कौन लेगा? और वहां से जो माल आता वो टैक्स फ्री। तो यूनिलेटरल टैक्स सिस्टम जो था उस वजह से प्रॉब्लम में आए। तो रूइन ऑफ आर्टिसंस, वीवर्स, क्राफ्ट पर्संस, तो ये सारे लैंड से छीन लिया और इनके पास खेती करने के लिए कुछ नहीं बचा। तो ये बुरी तरह अनएम्प्लॉयमेंट में फंस गए, उनको मजदूर बना के छोड़ दिया फैक्ट्रियों में।
जितने बड़े शहर थे उन सब में बिजनेस बंद हो गया, तो धीरे धीरे टिके होने लगे, दरबार बंद होने लगे, क्राफ्ट पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटिव, ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, ये सब डिक्लाइन होने लग गए। इन्होंने एग्रीकल्चर का कर दिया, क्या कर दिया, कॉमर्शियलाइज, मतलब बेचने के लिए उगाओ, कैश क्रॉप उगाओ, इंडिगो उगाओ। इंडिगो से जमीन भी खराब हो रही थी, और जब प्राइस नहीं मिलता इंटरनेशनल मार्केट में तो डिस्ट्रेस आता। कॉटन, इंडिगो, जूट, ओपीएम, टी, ऑयल सीड्स एक्सपोर्ट करने के लिए, फूड नहीं उगाने दिया। जब फेमाइन आता था तो इनके पास खाने के लिए दाना भी नहीं होता था, ये प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी। ठीक है, तो इसके इफेक्ट क्या हुए भाई, जब भी वर्ल्ड प्राइसेस फ्लक्चुएट होते इनके ऊपर प्रभाव आता। रूरल इंडेप्टनेस, लैंड एलियनेशन, हाइटेंड वोलेटिलिटी ऑफ फेमाइन, रिपीटेड फेमाइन, ये सारे कीवर्ड आपको डालना पड़ेंगे। ये जो वो होम चार्जेस है जो आपको मैं बता रहा था, हैंडलूम डिक्लाइन, कैश क्रॉप डिपेंडेंसी, ये सारे आप लिख सकते हो। तो यहां से क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामाइन क्रिटिकली द वेरियस फैसेट्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी इंडिपेंडेंस। मिड 18th का मतलब हो गया 1750, है ना, 1750 से लेके 1947, 200 साल के बीच का टाइम हो गया। यूपीएससी में भी आ चुका है। एग्जामिन हाउ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आर्टिसन इंडस्ट्री इन कॉलोनियल इंडिया क्रिपल्ड द रूरल इकोनॉमी। ये एक बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाएगा कि रूरल इनडेप्थनेस और इसका क्या रिलेशन है। तो आपको वहां लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यूनिलेटरल ट्रेड पॉलिसी, डिक्लाइन ऑफ आर्टिसंस, फेमाइन, कैश क्रॉप उगाना, फूड क्रॉप कम करना, रूरल इंडेप्थनेस, डेक्कन राइट्स, वो सारे करके आपको बताने पड़ेंगे। तो यहाँ की वर्ड ड्रेन थ्योरी, ददा बाइनोलॉजी, आरसी दत्त, होम चार्जेस, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अहमदाबाद मील, क्रिटिकली एग्जामाइन द नेशनलिस्ट इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ द कॉलोनियल रूल। इसमें आरसी दत्त आप लिख सकते हो। टॉपिक नंबर 47, ये जितने भी आपके एक्ट आए हैं इन सबको हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पता होना चाहिए। जैसे भाई ये मॉरलेमेंटो रिफॉर्म हो गया, इसमें हमारे 5 ऐसा आते हैं कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, एसपीसी ना सबसे पहला मेंबर आया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, फिर आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की पावर दे दी, आपकी सीट बढ़ा दी, ऐसे करके ये 5 ऐसा आपको करने पड़ेंगे। 1919 में क्या हुआ था, +2+2, भाई प्रोविंस में डायरकी आ गई, 2 मेंबर और ऐड कर दिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, +2 जैसे इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, इंडियन और सिख और यूरोपियंस, इनको हमने सेपरेट इलेक्टेड में जगह दे दी इस प्रकार से। और सेंट्रल लेवल पर बाइकर्मलिज्म आ गया, तो वो सारे फ्रेम आपको लिखने पड़ेंगे। तो 1858 में क्या हुआ कि 57 का रिवोल्ट होने के बाद जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जगह ब्रिटिश क्राउन आ गया। नंबर 1 तो चेंज यही हुआ, एंड ऑफ द कंपनी रूल। गवर्नर जनरल की पोस्ट को हटा के अब वाइसरॉय बैठा दिया गया, और वाइसरॉय की अपनी खुद की एक काउंसिल मतलब बनी थी, वाइसरॉय काउंसिल, जिसके अंदर मेंबर ऐड होंगे। और आपको क्या बोलते हैं कि एक और इसमें बंदा होता था, जैसे कंपनी हटा के आपने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट क्रिएट करी, जिसके पास 15 मेंबर की काउंसिल होती थी। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, ये डायरेक्ट वहां पर पीएम की जो कैबिनेट होता था उसका मेंबर होता था। तो दैट्स व्हाई डायरेक्टली कंट्रोल उन्होंने कर लिया। फिर आता है 1909 में मॉरलेमेंटो रिफॉर्म्स। इसमें भाई आपको आपकी काउंसिल में सीट बढ़ा दी, इंडियंस को एडमिट कर दिया, सबसे पहले एसपीसी ना आया था, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए, तो ये बहुत बड़ा चेंज किया। मॉरलेमेंटो रिफॉर्म खत्म हुए, फिर मोंटेगू चैम्सफोर्ड, फिर हमने क्या किया, इसमें दोबारा से सीट और बढ़ा दी, प्रोविंस में डार्की ले आए, और इसमें लिमिटेड फ्रेंचाइजी इन्होंने देने की कोशिश करी। तो बहुत शॉर्ट में लिख रखे, बिकॉज ये प्री के टॉपिक्स हैं, मेंस में ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन हल्का फुल्का कीवर्ड आपके पास रहेगा तो चलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इसमें हम पहले भी देख चुके हैं पिछले वाली क्लासेस में, और फिर बता देता हूँ। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई, इसमें प्रोविंशियल डायर की हटा दी और डायर की सेंटर में आ गई। प्रपोज ऑल इंडिया फेडरेशन इंक्लूडिंग द प्रिंसली स्टेट्स, जो कि कभी इंक्लूड मतलब कभी एक्शन में नहीं आ पाई। जो ब्रिटिश प्रोविंस थे और प्रिंसली स्टेट थे, उन दोनों के बीच में कभी भी वो साइनर्जी बनी नहीं पाई। डायर की अब सेंटर में आ गई, तो पहले थी नहीं, एक्सटेंडेड इलेक्टोरेट, और इसमें आरबीआई के लिए भी बात करी गई और एक फेडरल कोर्ट की बात करी गई। हालांकि 1935 ना बहुत सारी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाई थी इस प्रकार से। तो भाई ये एक्ट हो गया अलग अलग, 50, 61 आप ये लिख सकते हो। पीवाईक्यू में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हमें दिखा नहीं डायरेक्टली तो, बट ये इन सबको मिक्स करके अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसको बताओ। आप स्टार्ट करो 58 से, फिर आप लेके जाओ 1909, आप 1891 भी ले सकते हो, बीच में एक 1891 भी आया था, फिर 1909, फिर 1919,
फिर 1935, फिर इंडिपेंडेंस, ऐसे आप डेवलपमेंट दिखाओगे। 48 है बंगाल रेनेसा एंड 19th सेंचुरी सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स। अब इसमें आपके ब्रह्मो समाज और आर्य समाज दो बड़े थे हमारे पास। ब्रह्मो समाज का नारा था कि भाई हमें मोनोथेइज्म प्रमोट करना है, सती को बैन करना है, चाइल्ड मैरिज को रोकना है, विडो मैरिज को अलाउ करना है, ठीक है, और जो रिलीजन है उसको ऑर्थोडॉक्सी सुपरस्टिशन से हटाना है। तो इसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। इनकी भाभी खुद सती हो गई थी, तो इन्होंने सती को बंद करने का नारा दिया था। तो इन्होंने सती को बैन करवा दिया, किससे मिलके, बेंटिक से मिलके। इनके मरने के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने चलाया। फिर आगे करते करते ब्रह्मो समाज, इसमें केसी सेन आ जाएंगे, तो वो सारे। यहाँ पर आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम आता है विडो मैरिज में सबसे पहले। इन्होंने अपने खुद के बेटे की शादी कराई थी, तो विडो मैरिज एक्ट को पास कराने में इनका सेंट्रल रोल है। यहाँ एक यंग बंगाल मूवमेंट भी आया था, जहां था हेनरी विवियन डेरिजियो। आर्य समाज में आपके सबसे मेजर हैं दयानंद सरस्वती, 1875 में फाउंड हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। आर्य समाज का नारा था गो बैक टू वेदास। रिलीजन को सिंपल करना चाहते थे और संस्कृत को रिवाइव करना चाहते थे, वेजिटेरियनिज्म को लाना चाहते थे। तो इन्होंने अडल्ट्री को विरोध किया, कास्ट की रिजिडिटी को हटाया, अनटचबिलिटी को विरोध किया और शुद्धि मूवमेंट चलाया, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए इनको वापस लाया जाए, ऐसा करके। तो दयानंद सरस्वती का जो बुक है सत्यार्थ प्रकाश, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बिकॉज इसके अंदर ही वो अपनी सारी फिलोसफी बताते हैं। रामकृष्ण मिशन, इसमें रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे विवेकानंद जी के, और इनके बाद इनके शिष्य आए विवेकानंद, जो कि इसको फाउंड करते रामकृष्ण मिशन को 1897 में। विवेकानंद जी का जो शिकागो वाला आपका 1893 का जो भाषण, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, शिकागो वाला पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। अलीगढ़ में आप लिख सकते हो सर सैयद अहमद खान, और इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आज है उन्होंने बनाया था। उस टाइम उसका नाम था माओ कॉलेज, माओ कॉलेज, आज वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना आता है। तो ये सारे जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, इनका अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है, फिर आपका ये विवियन डेरिजियो, ये 5-6 मूवमेंट आपके, इन सब का कोर यही था कि रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी हटाओ, सुपरस्टिशन हटाओ, फ्रीडम लेके आओ, वुमेन की रेस्पेक्ट करो, सती को बैन करो, है ना, चाइल्ड मैरिज का विरोध करो, विडो मैरिज का अलाउ करो, लिबरलिज्म लेके आओ, उस प्रकार का इनका काम था। तो भाई ब्रह्मो समाज, यंग बंगाल, विडो मैरिज, आर्य समाज, रामकृष्ण, अलीगढ़, ये सारे कीवर्ड आपके उत्तर में दिखने चाहिए डेफिनेटली। ये क्या क्या करना चाहते थे आपको मैंने बता ही दिया है। जीपीएससी 2020 में आया था, द इफेक्ट ऑफ बंगाल रेनेसा was strong enough to make its presence felt across the nation in 19th century। बिकॉज बंगाल रेनेसा से क्या हुआ कि जब बंगाल रेनेसा आया तो ब्रह्मो समाज इधर चला था बंगाल में, इससे मोटिवेट होके उधर प्रार्थना समाज चला था बॉम्बे की तरफ, और साउथ में भी ब्रह्मो समाज का जो इम्पैक्ट था वो साउथ में भी गया था, तमिलनाडु के आसपास। तो पूरे भारत में इसका इम्पैक्ट था। यूपीएससी 2019 examine the linkages between the 19th century Indian Renaissance and the emergence of the national identity। इसमें आपको ये सारी चीज लिखनी पड़ेंगी जो हमने ऊपर डिस्कस करी है। स्टार्ट करना ब्रह्मो समाज से, बिकॉज जो राजा राम मोहन राय हैं इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, इनसे ही शुरुआत करना, बाकी आप बाद में लिखना, ठीक है। अब एंशिएंट जो सेंटर है हमारे लर्निंग के, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, इनके बारे में जो पॉइंट है वो कॉमन से ही मिलेंगे। एक तो देखो एंशिएंट सेंटर ऑफ लर्निंग हो गया, इनके सब्जेक्ट बहुत डाइवर्स थे, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, इनके स्टूडेंट बाहर से भी थे, तो इट वाज ओपन टू ऑल, इवन इंडिया के बाहर से भी लोग आते थे पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ रेजिडेंशियल एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है। इसमें और हम क्या लिख सकते हैं, दे वर द एंशिएंट सेंटर ऑफ रिसर्च, यहाँ रिसर्च भी की जाती थी, बहुत सारी बुक लिखी जाती थी, वो सारे, ठीक है। तो आप देखो तक्षशिला या तक्षशिला वन ऑफ द अर्लीस्ट मानी जाती है, आज पाकिस्तान में आती है। तो फुल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ऐसा, इसको मॉडर्न सेंस में हम यूनिवर्सिटी नहीं बोल सकते। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तक्षशिला कैन नॉट बी सेड एज अ यूनिवर्सिटी इन द मॉडर्न टर्म्स, ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आया था। तो हमें बताना पड़ेगा कि उस प्रकार से आज जो हम देखते हैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, तक्षशिला उस प्रकार से नहीं थी। तो 6th सेंचुरी बीसी में थी, बट इंडिविजुअल टीचर बेस्ड ऐसे बहुत सारे ग्रुप हुआ करते थे, सब्जेक्ट सब में ही थे, मेडिसिन, लॉ, मिलिट्री, आर्चरी, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ मिलता था। चरक वहां से पढ़े हुए हैं और कौटिल्य वहां से आए हैं, पणिनि का नाम वहां जुड़ा हुआ है, जीवक का नाम वहां जुड़ा हुआ है, ये सारे लेजेंड अपने टाइम के 6th सेंचुरी।
6th सेंचुरी बीसी का मतलब क्या हुआ कि 600 बीसी के आसपास, जब बुद्धा और महावीर जैन जिंदा होंगे। नालंदा, नालंदा को बनवाने वाला कौन है? नालंदा को बनवाने वाला है आपका धर्मपाल, और तोड़ने वाला कौन है? बख्तियार खिलजी। अब नालंदा, अब आप देखोगे तो जुआन जैंग हो गया, इसने जिक्र किया था, उसने शील भद्रा करके यहाँ स्टडी किया। विक्रमशिला को बनाने वाला कौन है? धर्मपाल। और नालंदा को बनाने वाला कौन है? नालंदा को बनाने वाला आदमी है गुप्ता रूलर, कुमार गुप्त। मैंने आपको बाई चांस पहले धर्मपाल बोल दिया था यहाँ, नालंदा मैं इसका बोलना चाह रहा था, विक्रमशिला का। नालंदा का जो फाउंडर है वो कुमार गुप्त है, तोड़ने वाला एक ही है। ठीक है, ये डिक्लाइन हो गया था बाद में। वल्लभी जो है गुजरात में हो गया, भावनगर सौराष्ट्र गुजरात। एंड जो मैत्र डिनेस्टी हुआ करती थी वो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती थी। इट वॉज ए मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग, और यहाँ हीनियान बुद्धिज्म सब कुछ पढ़ाता था। काफी सारे लोग आए, चाहे जो जुआनजेंग, आई सिंह, कई सारे लोग यहाँ पर आए और इन्होंने मैत्र रूलर्स को काफी सपोर्ट किया। तो यहाँ से ये दिखता है कि विक्रमशिला से पढ़े हुए लोग डायरेक्ट मैत्रक की मिनिस्ट्री काउंसिल में जाके बैठते थे, तो इसका इंपैक्ट दिखता है। एंडोर्ड बाय द मैत्रक रूलर्स एंड द मर्चेंट गिल्ड्स, इट्स ग्रेजुएट वर सॉट फॉर हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, ड्राइंग स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया। तो मतलब कैंपस प्लेसमेंट देते थे ये लोग। तो ये सब हो गया, एक छोटा सा मैप मैंने डाला है, वल्लभी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये आप डाल सकते हो। और भी कई सारी यूनिवर्सिटी है, नागार्जुनकोंडा, पुष्पगिरी, सोमपुरा, जोगाड़ा, ये सारा आप डाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन दिखाता हूं। जीपीएससी 2022, एग्जामाइन द इंपोर्टेंस ऑफ नालंदा एंड वल्लभी एज सेंटर ऑफ लर्निंग इन द एंशिएंट पीरियड। Takshila was one of the oldest university of the world. Unlike Nalanda, it is not considered a university in the modern sense. तो ये क्यों? बिकॉज उस टाइम जो उस हिसाब से हम मानते हैं ये वैसा नहीं था। आज जो यूनिवर्सिटी होती है ना, उस सेंस में 600 बीसी के टाइम पर रूल कुछ अलग होते थे। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो। 50 नंबर इज सौराष्ट्र एंड सॉरी सुश्रुत एंड चरक। सुश्रुत इज द फादर ऑफ सर्जरी, चरक इज द फादर ऑफ मेडिसिन। ये दोनों ही हमारे जो मेडिकल साइंस का फील्ड है उसके लेजेंड रहे हैं। इनकी पुस्तकें भी हैं, इनकी पुस्तक है चरक संहिता, इनकी पुस्तक है सुश्रुत संहिता, वेरी वेरी पॉपुलर। तो भाई चरक के बारे में इनकी आइडेंटिटी आप देखोगे तो ट्रेडिशनली 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास देखते हैं, और कुषाण के अंडर हम देखते हैं। इनका जो कोर सब्जेक्ट है वो है मेडिसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ये मतलब अंदर की बॉडी है, फीवर, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, क्रोनिक, इसके बारे में देखते हैं। त्रिदोष की थ्योरी देते हैं, वात पित्त कफ, ये आपके वर्ड आना चाहिए। और इन्होंने अपनी बुक भी लिखी है चरक संहिता, और डिस्क्राइब और 500 प्लांट बेस्ड ड्रग्स, एम्फेसाइज डाइट, लाइफस्टाइल और रसायन। मतलब आपकी प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करते हैं। ये प्रिवेंटिव मेडिसिन देखो आज भी हम नहीं, हम बात करते हैं क्यूरेटिव मेडिसिन की, बट प्रिवेंटिव जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत का जो मेन है वो है भाई सर्जरी, और ये काशी के आसपास रहे हैं। सर्जिकल प्रोसीजर, इन्होंने 300 प्रकार के प्रोसीजर और 120 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की ऐसे पूरा बताया दिया। राइनोप्लास्टी मतलब ये उस टाइम का, मतलब नाक और उसकी फोरहेड की सर्जरी कर देते थे, नैनल रिकंस्ट्रक्शन, वेरी वेरी। एनाटॉमी, उस टाइम इन्होंने पूरा काट पीट के एनाटॉमी समझाई थी, और अलग अलग जो वुंड है उनको भी इन्होंने क्लासिफाई किया था। तो ये हमें बस ये पता होना चाहिए कि दैट दे आर द लेजेंड ऑफ द टाइम्स। और अनाटमी, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, ड्रग, सब कुछ इनके बारे में आप जितना लिखोगे उतना ही कम है। तो चरक और संहिता को अलग अलग कीवर्ड में डाल दिया है। इंटरनल मेडिसिन, 8 ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा, त्रिदोष, वात पित्त कफ, 500 प्लांट बेस्ड मेडिसिन, चरक ओथ, और प्रिवेंटिव मेडिसिन, डाइट, लाइफस्टाइल और रसायन। इधर से सुश्रुत 300 सर्जिकल प्रोसीजर, 120 इंस्ट्रूमेंट, राइनोप्लास्टी, कैडावरिक डाइसेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ वाउंड्स, फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, फादर ऑफ सर्जरी, वाराणसी सर्जिकल स्कूल। दैट्स इट। ये 6-7 कीवर्ड याद रह पाएंगे पेपर में, और डायरेक्टली आपको छाप देने हैं। ठीक है, नेशनल आयुर्वेदा डे इज ऑब्जर्व ऑन द धन्वंतरी जयंती। अब धन्वंतरी जो है ये भी फादर ऑफ आयुर्वेदा माने जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, असेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुश्रुत एंड चरक टू एंशिएंट इंडियन मेडिसिन साइंस एंड कमेंट ऑन देयर कंटिन्यूड रेलेवेंस। तो आज के रेलेवेंस अगर हम देखें तो प्रिवेंटिव मेडिसिन का रेलेवेंस आज भी है, सर्जरी का आज भी है। बस इन्फेक्शन हो जाते हैं, उस टाइम पर कैसे इन्फेक्शन को रोका गया था। हमारी मेडिसिनल हेरिटेज भी है, हमारी ये ग्लोबल को कंट्रीब्यूशन भी है हमारा, उस प्रकार से। ठीक है, ये हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 11 सेक्शनल दिए जाएंगे, 7 फुल लेंथ दिए जाएंगे, और आपके 11 और 7 18, और आपके 5 आपके ऐसे हो गए। टोटल आपको 23 टेस्ट मिलेंगे। और आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
क्यूमुलेटिवली हमारा 22 मेन और 15 इंटरव्यू हैं। डॉक्टर अमित HS क्वालिफाइड, माई सेल्फ प्रदीप 1 GPSC इंटरव्यू, मैम 4 GPSC इंटरव्यू, सर PCS 4 इंटरव्यू। जितनी भी फैकल्टी है सब अपने अपने फील्ड में एक अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं और आपको पर्सनल अटेंशन देते हैं। लास्ट टाइम भी जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई थी, बैच लॉन्च हुआ था, पर्सनल अटेंशन दिया गया था हर स्टूडेंट को, और उसमें से कुछ बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ये नंबर है नीचे, आप कॉल कर सकते हो। ये सारी PDF आपकी टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर हो चुकी है। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। तो इसको खुद से लीड करना, मैं बस आपको आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रहा हूं ताकि आपको ये समझा रहा हूं सोचना कैसे है। ठीक है, ये टॉपिक है हमारे। अभी रिसेंट में ASI ने एक्सकवेशंस किए हैं बिहार में और आपके तमिलनाडु में। इंडियन लिटरेचर क्या कंट्रीब्यूशन है, पर्शियन एंड इस्लामिक इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट्स जो ट्रेवलर आए हैं उनके, आर्किटेक्चर किस किस प्रकार के हैं, मथुरा गांधारा स्कूल में डिफरेंस, विजयनगर आर्किटेक्चर के फीचर, टेम्पल स्टाइल नगर द्राविड़ा विसारा, चोला आर्किटेक्चर एंड ब्रोंज, ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट इन द गांधारा आर्ट। तो काफी कल्चर का डाइवर्स सब्जेक्ट है, यहां से देखते हैं। अभी रिसेंट में क्या हुआ कि 2 जगह पर एक्सकर्शन चल रहे हैं, एक आपका बलिराजगढ़ है बिहार में और एक आपका किलाड़ी तमिलनाडु में। इशू क्या हुआ कि जब भी कोई एक्सकवेशन होता है उसके पॉइंट कॉमन ही रहते हैं। राखी गढ़ी में लगा लो, किलाड़ी में लगा लो, धोलावीरा में लगा लो, कोई भी एक्सकवेशन आपको क्या देगा, ये आपकी एंशियंट टाइमलाइन को एक एविडेंस देगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, ये आपको एंशियंट कल्चर के बारे में बताएगा, कल्चर की कंटिन्यूटी और कल्चर का चेंज समझाएगा, ये आपको क्रोनोलॉजी बनाने में हेल्प करेगा, ये हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व करेगा, वर्ल्ड लेवल पर हमें अटेंशन दिलाएगा, टूरिज्म को प्रमोट कर सकता है अगर फाइंडिंग्स नहीं आती हैं तो। जैसे इजिप्ट है, इजिप्ट में लाखों का टूरिज्म है, हर महीने करोड़ों का टूरिज्म है। तो ऐसे करके ये सारे पॉइंट बनेंगे। जो भाई मधुबनी के आसपास है बलिराजगढ़, तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहाँ वन ऑफ द बहुत एंशियंट फोर्टिफाइड टाउन हुआ करता था बिहार में। ठीक है, कल्चरल लेयर हमको अलग अलग मिलती है। ये वैदिक से स्टार्ट हो जाता है, लेटर वैदिक से लेके आपको गुप्ता टाइम तक मिलते हैं। NBPW का मतलब है नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब आपकी महाजनपद वाली। और जो ये लेटर वैदिक वाली है ये है आपकी PGW, यहाँ लिख नहीं रखी, आप लिख सकते हो PGW, पेंटेड ग्रेवेयर, वो आपके लेटर वैदिक टाइम की पेंट वो कलर है। बन ब्रिक से मिला सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारे पास एक बीच में जो गैप क्रिएट हो गया था आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड की, बिहार का महाजनपद के बाद बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हमें नहीं मिल रहा है कि कोई बड़ा एम्पायर रहा हो। मौर्यन के बाद एकदम से डिक्लाइन हो गया था, तो ये हमें उस मिथिला रीजन का अच्छे से बताता है। ऐसे ही किलाड़ी में क्या होगा कि आप तमिलनाडु में आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं और वो एविडेंस आपको क्या कहते हैं कि अर्बन कल्चर की तरफ लेके जाते हैं। थ्योरी ये आती है कि नॉर्थ में तो अर्बन चल रहा था हड़प्पा के टाइम से, लेकिन साउथ में जो अर्बनिज्म है वो बहुत देरी से आया है। इवन जो संगम एज है, संगम एज के बाद चीजें बेहतर हुई, उससे पहले तो लोग ट्राइबल थे ऐसा बताते हैं। लेकिन ये जब थ्योरी आई है अब किलाड़ी एक्सकवेशंस, काफी न्यूज में भी है और कंट्रोवर्शियल भी है। ये क्वेश्चन बनेगा इस बार, क्योंकि जो किलाड़ी एक्सकवेशन के बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उसका ट्रांसफर कर दिया गया था, बिकॉज ये मेन स्ट्रीम थ्योरी को चैलेंज कर रहा था। तो हम हिस्टोरिकली इसको संगम पीरियड में देखते थे, बट अभी हम इसको किलाड़ी को अच्छे से देख रहे हैं। तो 6 सेंचुरी BC के आसपास, मतलब हड़प्पा से भी पुराना जा रहा है ये। तो महाजनपद हड़प्पा से पुराना तो नहीं जा रहा, मतलब कुछ फेज ऐसे आपके हड़प्पा से पुराने जाएंगे इसमें, लेकिन कंटेम्प्रेरी महाजनपद के टाइम से तो आपको मिल ही रहा है। तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन मिल रही है। सिग्निफिकेंस क्या है कि आपको अर्बन लिटरेट कॉमर्शियली एक्टिव तमिल सिविलाइजेशन का इसके बारे में पता चलता है। तो ये तो ठीक है, मेजर जो पॉइंट है हमारे वो ये है, आपकी जो बिहार और तमिलनाडु की जो हिस्ट्री है उसको बहुत पीछे ले जाता है, मतलब हिस्ट्री में पीछे तक। कल्चर की प्लोरिटी, साउथ इंडिया में भी अर्बन एग्जिस्ट कर रहा था नॉर्थ के साथ साथ। तमिल ब्राह्मी जो है वो आज साउथ इंडिया से मतलब बहुत पहले तक हमें समझाता है। बिहार और तमिलनाडु की जो है हमें कॉन्क्रीट आर्कियोलॉजी आइडेंटिटी मिलती है। अभी तक वो लिटरेचर था, देखो लिटरेचर तो लिखा जाता है हाथ से, तो वो झूठ बोल सकता है, कब लिखा गया हमें नहीं पता। लेकिन आर्कियोलॉजी टाइम को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती, कब का ये टाइम पीरियड है। कार्बन डेटिंग होती, कार्बन डेटिंग झूठ नहीं बोल सकती। और यूनेस्को का नॉमिनेशन हमें मिल गया तो हमारे टूरिज्म भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि भाई ASI और स्टेट डिपार्टमेंट को क्रॉनिक अंडर फंडिंग है, पॉलिटिसाइजेशन, इन इश्यूज का ये हो जाता है कि मतलब किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, या जब भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती है तो उनका पॉलिटिसाइजेशन एक आम प्रॉब्लम है।
जैसे आपको मैंने बताया कि ट्रांसफर कर दिया था उसका आर्कियोलॉजिस्ट का। शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड आर्कियोलॉजिस्ट, लोग जो यूथ है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा आर्कियोलॉजी में, बहुत कम होता जा रहा है। अभी नोएडा में बना था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, उसमें वो पूरा खाली पड़ा हुआ है, काफी न्यूज में है वो भी। तो फंडिंग बढ़ाओ, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाओ, फास्ट ट्रैक यूनेस्को में नॉमिनेशन डालो, और हमें अलग अलग रीजनल म्यूजियम बनाओ। यहां से धोलावीरा का पूछा था 2022 में, हाईलाइट द सैलिएंट फीचर ऑफ धोलावीरा। और 14 में पूछा था, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड द कल्चर ऑफ इंडस वैली प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन डिस्कस। यूपीएससी के क्वेश्चंस जो 2014-15 में आते थे, मतलब 2014-15 से स्टार्ट हुए थे आने, आज भी वैसे ही आते हैं, ऐसे एनालिटिकल टाइप की। अब ऐसे क्वेश्चंस जीपीएससी में 24 के बाद आने लगे, सिलेबस चेंज हो गया है जीपीएससी का भी लास्ट ईयर से, अब सिलेबस थोड़ा सा नया तरीके से आने लग गया है, अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा। इंडियन लिटरेचर, अब इंडियन लिटरेचर में हमारा क्या क्या आता है भाई, ऋग्वेद आ गया, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। फिर आपके 4 वेद को लिख दो, ऋग साम यजुर अथर्ववेद। उपनिषद लिख दो, 108 उपनिषद हैं। फिर संगम लिटरेचर है, संगम लिटरेचर हमने कल भी पढ़ी थी, तोलकापियम, इतु तो गई, पत्तु पत्तु, अहम पुरम। कालिदास के बारे में गुप्त टाइम के नवरत्न में से आते थे। कालिदास के 7 रचनाएं हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशा। अर्थशास्त्र कौटिल्य जी की है, मौर्यन टाइम्स की। पंचतंत्र की कहानियां हैं, श्री राम की, ये पंडित, इनको लिखने वाले कौन है, आई थिंक पंडित श्री राम शर्मा हुआ करते थे जो पंचतंत्र लिखते हैं। विष्णु शर्मा, नॉट श्री राम शर्मा, विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। भक्ति के टाइम पे ऐसे लिखे गए, भक्ति के टाइम पे कौन कौन आया, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, तुकाराम, नामदेव, ठीक है। अब तुलसीदास की रामचरितमानस, सूरदास की सूरसागर, तुकाराम का मराठी में लिखा, फिर मीराबाई की ब्रज भाषा में लिखा इन्होंने, कबीर के दोहे फेमस हैं। ऐसे आपके भाई सिख धर्म के जो संस्थापक हैं गुरु नानक जी, उनकी भी गुरुवाणी, वो सब लिख सकते हो भक्ति में। सूफीज्म में अमीर खुसराव, मलिक मोहम्मद जैसी, बुल्ले शाह, इन सब लोगों ने अपनी अपनी एज ए पोइट्री लव वो फैलाया। गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये इसके अंदर भक्ति सूफी की दोनों चीजें आती है इसमें। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो मतलब ऐसा माना जाता है कि भाई स्टार्टिंग तो गुरु नानक जी से हुई थी, बट उसमें आपके ये कबीर जी के दोहे भी उसमें डाले गए। उसके बाद जो आपके गज शक्कर या बाबा फरीद, उनकी बातें भी डाली गई। तो काइंड ऑफ एक इंटरकल्चरल प्लूरल कल्चर, उसका एग्जाम्पल आता है। तो ऋग्वेद, तोलकापियम, अर्थशास्त्र, अभिज्ञान शकुंतलम, रामचरितमानस, ऐसे 7-8 बुक आपको तैयार रखना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारा प्राइमरी सोर्स है इंडियन फिलोसफी को जानने का। संगम लिटरेचर हमें एंशियंट तमिल कल्चर को बताती है। पंचतंत्र हमें ऐसे ही, पंचतंत्र आज के दिन 50 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट करके पूरे वर्ल्ड में पढ़ाई जाती है, पढ़ते हैं लोग। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की बहुत फेमस है। भक्ति लिटरेचर से क्या हुआ कि आम जनता की भाषा में ये लिखा गया, डेमोक्रेटाइज द नॉलेज, मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखे गए ये भक्ति वाले ये, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब और ये सब आप लिख सकते हो। तो जीपीएससी में और यूपीएससी में दोनों क्वेश्चन आ चुका है। द सोशल एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द देन साउथ इंडिया आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल ऑन द संगम लिटरेचर, एक्सप्लेन इन डिटेल। बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, लेटेस्ट ही दिख रहा है आपको। तो उस टाइम की क्या कंडीशन थी वो आपको लिखनी पड़ेगी कि भाई सोसाइटी कैसी थी, जो जस्टिस कैसा था, वुमेन की कंडीशन कैसी थी, ट्रेड कैसा था, आउटपोस्ट कैसे हुआ करते थे, सोसाइटी में कोई डिवीजन थे क्या, मैरिज कैसे होती थी, वो सब लिख सकते हो। और मेंस में क्या क्वेश्चन आया, इवेलुएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन कल्चर। सेम सा ही है, बहुत ज्यादा अलग नहीं है, ठीक है। अब पर्शियन और इस्लामिक इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन लिटरेचर। अब पर्शिया से जो चीजें आई, जैसे भाई गजल, कसीदा, मसनवी, रुबई, ये नई चीज आई, तवारीख, तो इन लोगों ने हमारी लैंग्वेज को एनरिच ही किया। अब कौन कौन आए थे बाहर से, अमीर खुसरो, तूतिए हिंद वेरी फेमस, जियाउद्दीन बरानी ने लिखा तारीख फिरोज शाही, इन्होंने एक चीज और भी लिखी थी, फतवाए जहनदारी, तो वो भी इनकी है। अबू फजल, इन्होंने एन अकबरी लिखी, अकबरनामा लिखा अकबर के लिए, ठीक है। और जो ये मसनावी जॉनरे है, ये नैरेटिव पोएम्स के लिए यूज करते थे। मलिक मोहम्मद जैसे इन्होंने पद्मावत लिखी, जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती की स्टोरी है, चित्तौड़गढ़ वाली। जो बाबा फरीद हैं, वर्नाकुलर सूफीज्म, बाबा फरीद की बातों को
गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट यहाँ मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब उर्दू, उर्दू या रेखता, तो ग्रामेटिकली खड़ी बोली बेस्ड ये था। उर्दू हिंदी का और मिक्स है, मतलब इसमें हमारी लोकल भाषा जो थी उसमें उर्दू मिक्स करके बनाई गई, पर्शियन अरेबिक का मिक्स हुआ था। ठीक है, मीर तकी मीर या मिर्जा, मिर्जा गालिब आप लिख सकते हो, मिर्जा गालिब इज क्वाइट फेमस अपनी पोइट्री के लिए। रजमानामा, ये महाभारत का एक ट्रांसलेशन है। महाभारत में क्या होता है, राजीनामा, तो रजमानामा, तो रजमानामा इसी का हो। दारा शिको हो गया, दारा शिको भी एक पुस्तक लिखता है मजामाउल बहरैन, इसमें सूफिज्म को और वेदांत को कंपेयर करने की कोशिश करता है, जिस वजह से इसको मार भी देता है इसका भाई औरंगजेब। तो दारा शिको हो गया, उपनिषद को पढ़ता है। अकबर हो गया, सुलह कुल लेके आता है। अकबर भी लास्ट में सुलह कुल इबादत खाना करते करते थोड़ा पीस पीस की तरफ जाना चाह रहा था। चलो भाई, तो ये सारे आपके हो गए। उर्दू इज परमानेंट मोनुमेंट टू द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ द कल्चरल एनकाउंटर, ऐसी आप बातें लिख सकते हो। तो यहाँ भाई कौन, गजल, कसीदा, मसनवी, रुबई, तवारीख, उर्दू, मर्शिया, ये सारे आप लिख सकते हो। ऑलरेडी जो यहाँ बुक थी उनको पर्शियन में ट्रांसलेट कराया गया, महाभारत, रामायण, उपनिषद, इन सबको ट्रांसलेट करवाया गया। ट्रांसलेट कराने वालों में एक बड़ा नाम आता है फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक ने 1300 मनुस्क्रिप्ट ट्रांसलेट करवाई थी ज्वालामुखी टेम्पल को तोड़ने के बाद। और किस नाम से करवाई थी, उनका नाम होता है दलील फिरोज शाही। हालांकि ये याद रखना मुश्किल है फॉर ए जनरल एस्पिरेंट, हिस्ट्री ऑप्शनल है तो शायद आपको याद हो, जितनी याद आ पाए उतना बढ़िया है। ठीक है, ये इनके यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है 2020 में, पर्शियन वाला। फॉरेन ट्रैवलर, अब फॉरेन ट्रैवलर आपको 5 से याद रखने हैं, मेगाथनीज, फाहियान, वानसांग, अलबरूनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, थॉमस रो, फ्रैंकोस बर्नियर, जीन वेबस्टर, मार्को पोलो, ये सारे। इसके अलावा आपको और भी बता सकता हूँ, विजयनगर के टाइम पे आए थे नूनीज, दुराते बारबोसा, ठीक है, मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक, समरकंदी। तो कोई भी 7-8 याद कर लो, ओवरऑल क्वेश्चन आता है। इनकी एक एक पुस्तक याद कर लो। मेगाथनीज की पुस्तक थी इंडिका, इंडिका। फाहियान ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर। वानसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पर, पुस्तक लिखे गया था सीयू की। अलबरूनी, अलबरूनी क्या लिखता है 1024, मतलब गजनी के टाइम पर ये पुस्तक लिखता है तहकीकात उल हिंद या किताब उल हिंद। इब्न बतूता ये पुस्तक लिखता है रिहला, ये काजी बना दिया था एम्बेटिन इसको। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था ये, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम होता 1325 से लेकर 1351, तो उसके टाइम पर बनाया। अब्दुल रजाक समरकंदी ये आया था विजयनगर में देवराय टू के टाइम। और बाकी मुगल के टाइम पर थॉमस रो, और एक और आया था हॉकिंस। फ्रैंकोस बर्नियर ये आया था इसके दारा शिकोह के टाइम। ठीक है, ही वाज पर्सनल फिजिशियन टू दारा शिकोह एंड औरंगजेब। जीन बैफिस्ट टेवर्नियर ये 6 बार भारत आया था, और ये डायमंड का मर्चेंट था, ज्वेल मर्चेंट था, गोलकुंडा भी गया था। मार्को पोलो इटली से आया था, इटली में शहर है वेनेशिया, वहां से आया था। ठीक है, अब इसमें देखो लैंग्वेज क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कोई भी फॉरेन ट्रेवलर आता है, प्रॉब्लम क्या है, लैंग्वेज बैरियर, वो अलग लैंग्वेज में पढ़ रहा है। अब मान लो यहां मैं जिस वर्ड को समझ रहा हूँ उस वर्ड को कहीं और कुछ बोला जाए, कल्चरल बायसनेस आ जाता है, मैं उसको समझ ही नहीं पाता हूँ। अगर मैं किसी ट्राइबल एरिया में जाऊं तो मुझे लगेगा ये सब लोग पागल हैं, ऐसे कूद रहे हैं, ऐसे मुंह में ऐसा कुछ डाल रखा है, बट वो कल्चरल बायसेस होता है। इलीट फोकस, आम जनता की बातें कोई नोट ही नहीं करता। सिलेक्शन बायस, में किसको सैंपल मानूंगा, विलेज लाइफ को। लोअर कास्ट, वुमेन ऑलमोस्ट अब्सेंट ही है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। और जो लिखवा रहा है, जो पेट्रोनेज दे रहा है, उसकी बायसनेस भी आएगी। ठीक है, तो मेगाथनीज, फायान, वानसांग, बर्नियर, ये 5 नाम आपके सामने हो गए और इनका सिग्निफिकेंस आपके सामने हो गया। क्वेश्चन नंबर 2019, critically examine the importance of foreign travelers account as source of reconstruction of the ancient history। इस क्वेश्चन में आपको फोकस क्या करना था, जो पहले तब बताते कौन कौन आया, फिर प्रॉब्लम बताते, इंपोर्टेंस क्या है और उनकी प्रॉब्लम क्या है, दोनों बताओगे। 5 इंपोर्टेंस, 5 प्रॉब्लम, और 5 ट्रेवलर के नाम बता दो अलग अलग डायनेस्टी के। असेस द इंपोर्टेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रेवलर्स। अब देखो चाइनीज में आप क्या लिखोगे, वानसांग, फाहियान, आइसिंग, ये 3 ही याद रख पाओगे। अरब की तरफ आप लिख पाओगे इब्न बतूता, इब्न बतूता चलो बाहर से आया है, ये अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता, एक दो और आते हैं अरब से, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर,
अब देखो, रॉक कट हो सकते हैं, बुद्धिस्ट साइट हो सकती है, स्तूपा हो सकता है, हिंदू जैन के हो सकते हैं, पलवा हो सकता है। और ऐसे ही टेम्पल आर्किटेक्चर में तीन हो सकते हैं, नगर, द्राविड़, विसारा, ये तीन हो सकते हैं। ट्रेबिड वर्सेस आर्कवेट, इंडो इस्लामिक लैंडमार्क और कॉलोनियल। अब ये देखो 7-8 टाइप होते हैं। तो सबसे जो मेजर आपका है वो है ये तीन, नगरा, द्राविड़ा, विसारा, ये टेम्पल आर्किटेक्चर है। ठीक है। एक होता है केव आर्किटेक्चर, जिसमें आपकी अजंता, इलोरा, बाग केव वो सब आती हैं। तो आप इसमें रॉक कट आर्किटेक्चर में एक तो आपका आ गया मोनोलिथिक। इसमें आपको मैं बताता हूं, जो आपका आर्किटेक्चर हो गया इसमें एक तो आपका बन गया मोनोलिथिक, एक आपका हो गया स्ट्रक्चरल, एक आपकी होगी ये केव्स, एक आपके हो गए टेम्पल्स। ऐसे डिवाइड कर सकते हो। टेम्पल में तीन हो गए, नगरा, द्राविड़ा, विसारा। केव्स में आप अजंता, इलोरा, बागा, नासिक, कानेरी, यह सब लिखो। ठीक है? ऐसे करके। तो ये सारे एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, ये सारी प्री की नॉलेज है। स्तूपा के ऊपर आए तो स्तूपा का डायग्राम बना सकते हो। स्तूपा में अंडा, वेदिका, प्रदक्षिणा पथ, गेट को क्या बोलते हैं, गेट को बोलते हैं तोड़ना। वो सारे नाम को तब लिखने पड़ेंगे जब स्तूपा के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अगेन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आपको डायग्राम भी दिया है, आप डायग्राम देखो तो इसको आप लिख सकते हो। मंडपा, प्लिंथ, केपस्टोन, ये सब, अमालक, मंडप, प्लिंथ, ये सारे। ठीक है भाई। मथुरा एंड गांधारा, इन दोनों स्कूलों में जो डिफरेंस आपको मैं वैसे बता देता हूँ। मथुरा वाले में रेड सैंडस्टोन है, गांधारा वाले में आपका ग्रे सिस्ट है। मथुरा वाला हमारा इंडिजिनियस है, गांधारा वाले में ग्रीक इन्फ्लुएंस है। मथुरा वाले में क्या है कि जो बुद्धा है वो स्माइलिंग फेस है, थोड़ा सा स्किनी है, ज़्यादा मस्कुलर नहीं है। गांधारा वाले में क्या है कि ड्रैपरी बहुत हैवी है, बाल घुंघराले हैं, करली हेयर्स हैं, और फेस थोड़ा सा मस्कुलर है, बॉडी मस्कुलर है, फेस चिजल्ड है। ये सारे आपको देखने पड़ेंगे। मथुरा वाले में आपके जैन, बुद्धिस्ट, अदर भी थे, इसमें सिर्फ बुद्धिस्ट था। इसका एग्जाम्पल है गांधार वाले का बामियान बुद्धा। इसका एग्जाम्पल है काफी सारे, इसमें बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल था। तो ये आप लिख सकते हो। इनके अलावा एक स्कूल और भी था बुद्धिस्ट का, वो था आपका अमरावती। वो बिल्कुल बॉटम पे, आप नीचे अमरावती, आंध्र प्रदेश। लेकिन डिफरेंस इन दोनों में ही आया है जब भी आया है। तो इसमें आपको जो लिखना होगा, मटेरियल, ओरिजिन, स्टाइल, लोकेशन और वर्क्स, ये 5 चीज लिखोगे। देखो गांधारा स्कूल में ग्रे, हाँ, इधर रेड इधर ग्रे, इधर इंडिजिनियस इधर ग्रीको सिंथेसिस, इधर स्पिरिचुअल सेंसुअस ट्रांसपेरेंट, इधर हेलेनिस्टिक, मतलब ग्रीक, हेलेनिस्टिक मतलब होता है ग्रीस से। मथुरा, पेशावर, तक्षशिला, स्वात। ये यहाँ पर हो गया कपार्दियन बुद्धा, और यहाँ पर होगा आपका लाहौर म्यूजियम में है फास्टिंग, फास्टिंग बुद्धा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बामियान बुद्धा आप लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं मैंने। थर्ड स्कूल भी बता रखा है अमरावती। लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछा जाए तो मत लिखना, अगर पूछा जाए तो आप लिख देना। यहाँ से क्वेश्चन बने आराम से। देखो ये रखा, गांधार स्कल्पचर्स ओड एज मच रोमन टू द ग्रीक, एक्सप्लेन, सिंपल। ये जितने भी आपके यूपीएससी के 2013 से लेकर 25 तक सारे विद मॉडल आंसर ऐप पर अवेलेबल हैं। और जीपीएससी में 2017 से लेकर 2025 तक सारे टॉपिक वाइज, ईयर वाइज सोल्ड आपको ऐप पर अवेलेबल, आप आराम से कर लेना, टेंशन नहीं लेने का। विजयनगर में आप देखोगे हरिहरा एंड बुक का फाउंडर थे। सबसे ग्रेटेस्ट आदमी कौन है, कृष्ण देव राय, इसी के बारे में लिखना है। इन्होंने बनाया था विठला टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल, ये 2 टेम्पल के नाम याद रखना, विठला और हजारा रामा। ग्रेनाइट यूज करते थे बिकॉज तुंगभद्रा के आसपास अवेलेबल था। इनके मेन मेन फीचर, राय गोपुरम, कंपोजिट पिलर, मंडपा, सबसे फेमस कल्याण मंडपा। सेकुलर एंड सिविक में लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल, क्वींस बाथ, ये सेकुलर में आते हैं। टाउन प्लानिंग में इरिगेशन टैंक्स, बाजार स्ट्रीट, मल्टी स्टोरी वाटर सिस्टम, कमलापुरम। ठीक है, कमलापुरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाजार स्ट्रीट। इनके से 7 ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में सिटी बसी हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनके की टेम्पल विरूपक्षा, विठला, हजारारामा, अच्युत राय टेम्पल, कृष्णा टेम्पल, ये सारे आप लिख सकते हो। सिविक एंड सेकुलर में लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल, क्वींस बाथ, महानवमी डिब्बा एंड कमलापुरम। महानवमी डिब्बा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ को सेरेमोनियल काम होते थे, काफी ऊंचा भी हुआ करता था।
ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं। यूनेस्को में आता है हम्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ तलिकोटा में हार गए थे इनके टाइम पर डोमिंगो पियास, अब्दुल रज्जाक, नूनीजी आए। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर ओवरऑल विजयनगर के बारे में आए तो ये इन्फॉर्मेशन काम की हो सकती है। ठीक है, ये इसके कीवर्ड हो गए और ये एग्जांपल हो यहाँ क्वेश्चन ऐसा। तो जीपीएससी 2023 में क्या कहता है, एसेस द कल्चरल एंड आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ विजयनगर। तो इसमें अच्छा खासा आप हजारारामा टेम्पल, विठला टेम्पल, केडीआर, उनका राय गोपुरम, कल्याण मंडपम, महानवी डिब्बा, कमलापुरम, ये आप लिख सकते हो। सारे सारे एग्जाम्पल इसमें दे रखे, लोटस महल, एलिफेंट, ये सारे यहाँ आपको भर देने एकदम से। ठीक है, 3 प्रकार की स्टाइल है, नगरा, द्राविड़, विसारा। अब नगरा, द्राविड़, विसारा में भाई ये प्रीलिम्स के टाइम भी हमने पढ़े हैं, आपको फिर पढ़ा देता हूं एक बार। आपको इस पेपर में कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आपकी आंसर शीट में एक टेबल बनाना है नगरा और द्राविड़ का। ऐसे अगर 2 आते हैं तो 2, 3 आते हैं तो 3, ऐसे पॉइंट बनाने हैं 1 2 3 4, कम से कम 8 पॉइंट, कम से कम 8 पॉइंट आपको डालने पड़ेंगे। कौन से 8 पॉइंट हो सकते हैं भाई? नगर में नॉर्थ की तरफ, वो साउथ की तरफ। नगर वालों में क्या होता था कि पर्पज रिलीजियस होता था, साउथ वालों में रिलीजियस पर्पज था, ऊपर वालों में एंटरटेनमेंट पर्पज था मैक्सिमम। ठीक है, रिलीजियस मतलब ये कह सकते हो कि आप रिलीजियस भी था, सिर्फ रिलीजियस था, ये ज्यादा बेहतर है। नॉर्थ साइड में मंदिर का जो पर्पज है ओनली रिलीजियस है, लेकिन साउथ में रिलीजियस के साथ साथ एजुकेशन, मार्केट, ठीक है, कोरोनेशन, सब सब कुछ है ऐसा करके। अब नॉर्थ में जो प्लेटफॉर्म है वो ऊंचा होता था, साउथ में प्लेटफॉर्म ग्राउंड लेवल पे है। साउथ में 4 दीवारी होती है, वहां 4 दीवारी नहीं होती है जनरली। नॉर्थ में जो टावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं शिखर, और ऊपर जो क्राउनिंग पार्ट उसको बोलते हैं कलश। लेकिन साउथ में जो टावर है उसको हम बोलते हैं ये विमान, और ऊपर जो क्राउनिंग पार्ट है उसको बोलते हैं हम शिखर, ऐसे करके। तो ये डिफरेंस है। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें सारी बात लिख रखी है। शिखर, फीचर, नगरा, द्राविडा, गोपुरम, द्राविडा, विसारा, दोनों का मिक्सचर है। यहाँ आपको डायग्राम भी दे रखा है, आप डायग्राम डाल सकते हैं नॉर्थ का और साउथ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में डिफरेंस भी दे रखा है। कम से कम 8 डिफरेंस आपके आंसर में आने चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है। देखो जीपीएससी में आया, नगरा द्राविड़ का डिफरेंस बताना है। ये हरियाणा पीसीएस में भी आ चुका है, राजस्थान में आ चुका है, आपको मैंने 2 ही डाले हैं। यूपीएससी में भी आ चुका है, यूपीएससी में पल्लवा का आ गया। अब पल्लवा क्यों लिख दिया, बात एक ही है, जो पल्लवा और कांचीपुरम है इन्होंने द्रविड़ शैल को स्टार्ट किया था, तो आप इनका आराम से लिख सकते हो। अगर ये क्वेश्चन जैसे आता है तो घबराना नहीं है। जो कांचीपुरम वाले पल्लवा है इन्होंने क्या स्टार्ट करवा दिया था, द्रविड़ आर्किटेक्चर। तो इनकी आप एग्जाम्पल दो, शोर टेम्पल, ये एग्जाम्पल लिखो, सेवन रथा टेम्पल, कैलासा टेम्पल, ये सारे एग्जाम्पल आपको देने पड़ेंगे इसमें पल्लवा वाले में, बिकॉज पल्लवास ऑफ कांचीपुरम ये फेमस है, नरसिंह वर्मन 1 2, महेंद्र वर्मन, वो वाले। ठीक है, चोला आर्किटेक्चर में देखो क्या है कि चोलाज ऐसा मानते हैं ग्रैंड टेम्पल बनाते हैं। चोलाज में बृहदेश्वर, गंगईकोंड चोलपुरम सबसे फेमस है। ब्रोंज के लिए जाने जाते हैं, इनकी टेक्निकल लोस्ट वैक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास ये 3 टेम्पल मेन आएंगे, बृहदेश्वरा, गंगईकोंड चोलपुरम एंड एरतेश्वरा, ये तीनों हो गए। चोला ब्रोंज में लोस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है, पंचलोहा अलॉय, उत्सव मूर्ति, नटराज, लिविंग ट्रेडिशन में आपका आप लिख सकते हो स्वामी मलई करके, ये 3 4 आप लिख सकते हो। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जेनेवा में एक बहुत बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी है, सन करके बोलते हैं, वहां नटराज की मूर्ति लगा रखी है। तो नटराज का इंफ्लुएंस ग्लोबल लेवल पे आप दिखा सकते हो। तो ये एग्जाम्पल हो गए बृहदेश्वरा, गंगई, एरतेश्वरा टेम्पल एज इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हब्स, यूनेस्को, 3 ग्रेट लिविंग चोला, ब्रोंज एंड लेगेसी, लॉस्ट वैक्स, पंचलोहा, नटराज, आउटसाइड द इंडिया, ये सारे लिख सकते हो आप यहाँ 23-24 में। तो आप देख रहे हो कि ये सारे क्वेश्चंस की आप रेलेवेंस समझ रहे हो मैंने क्यों डाले हैं। ये आपके प्री में भी आए थे, लेकिन मेंस में आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं ये क्वेश्चन। द चोला वर माइटी कॉन्करर्स, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिल्डर ऑफ द फाइन टेम्पल, ये मैंने ऊपर भी डाला था। तो यहाँ इन्होंने चोलाज का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पूछा, ऊपर चोलाज का जो लोकल बॉडी थी उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन वाली वो पूछी थी। तो दोनों का मिक्सचर करके आप लिख सकते थे। ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट इन द गांधार आर्ट। अब गांधार आर्ट क्या है कि अफगानिस्तान उस तरफ है, तो उसमें ग्रीक का इन्फ्लुएंस जरूर है, जो कि उधर पर्शिया के साइड से है,
तो यहाँ पर गांधारा में आपका इंडियन, पर्शियन और सेंट्रल एशियन और हेलिस्टिक मिलते हैं। अलेक्जेंडर भी यहाँ आया था 327, 325, 326 में अटैक किया था, है ना। तो ग्रीको बैक्टीरियन किंगडम जो है इसने मिक्सचर सा पैदा किया इन सब का। तो कौन कौन से इनके हम देख सकते हैं। फर्स्ट ह्यूमन बुद्धा इमेज जिन्होंने बनाई, अपोलिनियन फीचर, अपोलो गॉड कौन है, ग्रीक गॉड है। तो उन ग्रीक गॉड अपोलो का ही फेस वैसा ही दिखाना, जैसे फेस को बहुत अच्छा दिखाना, शोल्डर को भारी दिखाना, फेस चिजल्ड दिखाना, ऐसे उड़ते हुए बहुत पावरफुल दिखाना, वो सब अपोलो की तरफ था। ड्रैपरी, काफी बड़ी हैवी ड्रैपरी होती थी। हेलो, हेलो क्या होता है, अपने सिर के पीछे एक ऐसे सर्कल दिखाना, वो दिखाता है आप एनलाइटेंड हो चुके हो। एटलस फिगर्स, एकेंथुस मोटिव्स, तो इसमें आपको मस्कुलर मेल फिगर दिखाना, ये सब था। बुद्धिस्ट वहां कैसे फैला, बिकॉज ऑफ सिल्क रूट, ट्रेडर्स के साथ गया, तो नैरेटिव यहाँ फैलना स्टार्ट हुआ। स्टोको वर्क, स्टोको वर्क आपको देखने को मिलेगा लाइम प्लास्टर से, सिल्क रोड के थ्रू बामियान बुद्धा में गया, ऐसे करके आप लिख सकते हो। और सारनाथ वालों में हमारा इंडिजीनियस था, बट थोड़ा सा मिक्सर सा आपको दिखता है। तो या ये हेलिस्टिक फीचर लिख सकते हो, ये बुद्धिस्ट। मैत्रेय हो गया, जैसे मैत्रेय आपका फ्यूचर बुद्धा है, इसके बारे में लिखा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन वैसे अच्छे में तो नहीं आया, बट यूपीएससी क्वेश्चन जरूर आया था। हाईलाइट द सेंट्रल एशियन ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट इन द गांधार आर्ट। तो ये आपका सोल्ड पीवाईक्यू में मिल जाएगा। और ये आपकी टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये हमारी टीम है, एवरी वन इज हाईली एक्सपीरियंस्ड टू हेल्प यू आउट। सो देखो, जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ इसका पर्पज है आपको सिर्फ बहुत कम समय में कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग कराना। इसको डाउनलोड करो टेलीग्राम ग्रुप से, 12 पेज आएंगे, 6 शीट बनेंगी, तो 600 पेज बनेंगे, लास्ट में 300 शीट बनेंगी। 300 पेज बनाओ, जीएस 1 2 3 ऐसे 3 रजिस्टर बनाओ, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, पेपर में लिखो, और इंटरव्यू कॉल डेफिनेटली आएगी। मेरी गारंटी है, अगर आप इसको पढ़ लेते हो 5 बार, आपका मेंस रुक ही नहीं सकता। इतने अच्छे पॉइंट्स, इतने रेलेवेंट पॉइंट आपको आपका सिलेक्शन इंश्योर करेंगे ही करेंगे। कोई भी डाउट है कमेंट करो वीडियो के नीचे, टेलीग्राम में कनेक्ट करो। टेलीग्राम में आपको हमारा जो नंबर है वो मिल जाएगा, और सबके पर्सनल नंबर आपको दे दिए जाते हैं जब आप बैच ज्वाइन करते हो। सो कोई भी सजेशन है तो डू कमेंट्स। मिलते हैं कल। जय हिंद।